तो जैसा कि कल रात में लगभग 6:30-7 बजे के लगभग एसएससी का नोटिफिकेशन आया और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया ये, और उसमें 4500 वैकेंसीज, पहले 2500 वैकेंसीज का था, 2000 बढ़ा के दिए। बीच में भी कोई कारण से अगर पोस्ट खाली हो जाती हैं तो बाद में बढ़ सकती हैं वैकेंसी, समझ रहे हो मेरी बात। अपडेट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन जारी करना होता है एसएससी को, तो बस एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि 4500 की जगह 6500 हो गई, बस ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है। तो मैं पहले तो बता देता हूं कि पिछला प्रारूप क्या था अपने एसएससी का और अब का प्रारूप क्या है। पिछला प्रारूप क्या था और अब का प्रारूप क्या है। देखो इधर आ जा, गर्ल्स में उधर चले। देखो क्या था कि भाई पहले जो था आपको एक प्री का पेपर देना पड़ता था, ये प्री पेपर देना पड़ता था। प्री पेपर में आप लोगों को 4 विषय होती थी, है ना। पहली होती थी जैसे मैथ, फिर रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 4 विषय होती थी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। चारों विषयों में आपको पता है कि भाई 25 क्वेश्चन आया करते थे, जिनके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते थे। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता था और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, मतलब लगभग आधा नंबर जाएगा, ऐसा होता था। अब क्या हुआ कि इसके बाद फिर कट ऑफ निकलती थी इसमें से। जैसे कट ऑफ में क्या होता था कि कम से कम तुम एसटी की कट ऑफ मानो 90+, ये रॉ मार्क्स की बता रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड होकर के 107, 108, 104 नंबर, लगभग 50% के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाती थी। मतलब मिनिमम 50% तो लानी थी, ये रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 50% तो आनी ही चाहिए एसटी कैंडिडेट की। जनरल कैंडिडेट को कम से कम 60-65%, 70% नंबर लाने पड़ते थे, यानी कि 20-25 ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से। अब ये कट ऑफ जब क्लियर कर लेते थे आप, तो आपके जो मार्क्स होते थे वो कैरी फॉरवर्ड होते थे, आगे जाते थे। आगे जाकर के आपको एक डेस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ता था, और ये डेस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का होता था। कितने मार्क्स का होता था? 100 मार्क्स का। इसमें लालाओ एक तो क्या लिखनी पड़ती थी अपन को, एप्लीकेशन, और एक क्या लिखनी पड़ती थी, एक एप्लीकेशन और एक लिखना पड़ता था ऐसे। क्या लिखना पड़ता था? ऐसे। कभी कभी प्रेसी राइटिंग भी आ गई। अब की बार, पिछली बार जो पेपर लगे थे उसमें प्रेसी राइटिंग आई थी, ठीक है ना। प्रेसी सारांश लिखना, मतलब पूरे पैसेज को अपने शब्दों में छोटे छोटे बना के लिखना, मतलब पूरे पैसेज को समझ करके उसकी सारांश लिखना, वो प्रेसी राइटिंग होता है। अब ये इसके बाद फिर एक टाइपिंग टेस्ट होता था, जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं, टाइपिंग टेस्ट, है ना, TYPING, टाइपिंग टेस्ट। यानी कि यहां जाकर के आपका मेन पेपर का खत्म हो गया मामला। अब तुम्हें केवल डेस्क्रिप्टिव लिखना है, चाहो तो तुम हिंदी में लिख दो, चाहो तुम इंग्लिश में लिख दो। ऐसे भी नहीं था कि नहीं इंग्लिश में लिखना पड़ता है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एजुबिश, जो आपकी इच्छा है। लेकिन आपकी जो मेन सब्जेक्ट थी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इनका तो यहीं खेल खत्म हो गया, इंग्लिश का। फिर आगे आपको ये हिंदी और फिर ये टाइपिंग, यही था आपका। अब क्या है, इसका शेड्यूल बिल्कुल किसकी तरह बना दिया है, आप इसका पूरा की पूरा पैटर्न बना दिया है सीजीएल पैटर्न पर। किसके पैटर्न पर बना दिया? सीजीएल पैटर्न पर। क्या होगा अब इसमें, पहले ऐसा हुआ करता था, अब क्या होगा, अब सुनिए। प्री तो अब भी ऐसा कि ऐसा ही होगा, लेकिन प्री अब क्वालिफाइंग होगा। अब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग होगा। यानी कि जिस तरह से सीजीएल में प्री है, ठीक ऐसा ही प्री होगा। और क्वालिफाइंग भी कितने पर, तुम विश्वास नहीं करोगे कि आपको कितनी परसेंटेज पर क्वालिफाइंग मिल जाएगा। मैं बता देता हूं, 1 मिनट बता देता हूं कि कितनी परसेंटेज पर आपको क्वालिफाइंग मिल जाएगा। एक आगे आएगा इसमें नोटिफिकेशन, ये तो लोकेशंस हैं। ये आपका पैटर्न आ गया, जो मैं पैटर्न अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। ये सिलेबस है, ये रहा, देखो ये रहा, ध्यान से सुनना। देखो कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, जनरल में आपकी कट ऑफ मात्र 30% आपको लाने हैं। 30% लाने मतलब समझ में आया? 200 में से कितने नंबर लाने? 60 नंबर। और आसान, बहुत आसान रास्ता, फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाली है। यानी कि अब भी जो तैयारी करने लगा है वो 60 नंबर तो आराम से ला सकता है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में कितनी परसेंट लाने हैं? 25। और एसटी में कितने परसेंट लाने हैं?
एससी में कितने परसेंट लाने हैं? मात्र 40 नंबर पे आपका सिलेक्शन। तो मतलब कॉस्मोस के सारे बच्चे क्लियर हैं, क्लियर हैं। प्री में तो सारे क्लियर हैं, प्री में तो सारे क्लियर है, क्योंकि इतने तो कोई 2, 5, 10 बच्चे होते हैं जो इधर से नीचे से 20, 30 से नंबर 40 से कम लाते हैं, बाकी मैक्सिमम की 40 से ऊपर ही नंबर आते हैं। मिठाई जब बांटेंगे जब होगा, ठीक है ना, पहले मिठाई बांटने से कुछ नहीं होता। अब मिठाई ऐसा भी नहीं है मैंने किया नहीं हो, नहीं, कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग इतना काम नहीं करती जितना मैंने किया है, समझ रहे हो। तो अपन करेंगे भी अब, मतलब उस सिलेक्शन होने से पहले ही हो के बांट दो आप, तो फिर तो आराम से तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हारा अच्छे से कि हाँ कौन जा सकता है। अभी तो प्री है, अभी मेन का देखो कि इसके बाद आप टीयर किसके लिए, सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और टीयर सेकंड में क्या होगा समझ लो, एसएससी सीजीएल का सा सिलेबस है। टीयर सेकंड में मैं बता देता हूं आप लोगों को, पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा। ये देखिए, इसमें फिर आपका सेकंड लगेगा, एग्जामिनेशन सेकंड वाला लगेगा। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन 1 है, ये सेकंड का, टीयर सेकंड का, मतलब पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 महीने, मतलब लगभग मई में, अप्रैल मई में। अब आपके पास सही समय है, इसको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सही समय है, अप्रैल मई में आपका एग्जाम लगेगा इसका टीयर 2। टीयर सेकंड में इसको सेक्शन 1 कहते हैं। ये सेशन 1 में लगेगा। ये सेशन 1 में 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, 2.25 घंटे, एक ही दिन में होगा। और क्या होगा कि 1 घंटे इसके लिए मिलेगा, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे इसके लिए ऊपर वाले के लिए, 1 घंटे इसके लिए और 15 मिनट इसके लिए, समझ रहे हो। सेम डे होगा सेक्शन 1 आपका, सेम डे होगा। इधर बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर जाना ही है अपन को सेक्शन 1 में अपने में। देखो अब सुनो मेरी बात अच्छे से, कि सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब कि सब्जेक्ट्स, कितनी सब्जेक्ट्स है? 2। एक तो मैथमेटिक्स आएगी और एक रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, है ना। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? रीजनिंग के। टोटल कितने क्वेश्चन आए? 60 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, तो कितने हो गए? 180 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, मतलब 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की। मतलब आपका अगर एक गलत होता है तो आप, एक गलत होता है तो एक बेटे 3 नंबर आपके कट जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, या अब इसमें मॉड्यूल सेकंड की बात करें, मॉड्यूल सेकंड में आपकी 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन अलग से दे रखा है, इसका मतलब पैसेज वैसेज आएंगे इसके अंदर। और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। सीजीएल में भी इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, और इधर भी सीएचएसएल में भी इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। मतलब मार्किंग सब्जेक्ट भी रहेगी और सिलेक्शन सब्जेक्ट भी रहेगी, लोग इसमें से ही सिलेक्शन लेंगे, इसकी वजह से ही सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। 20 नंबर किसके आएंगे? मेंस में भी जीके के 20 नंबर मेंस में जीके के आएंगे। थोड़ी देर पीछे चले जाओ दोनों आप। मेंस में इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे? आप भी पीछे चले जाओ, सुन लो। टोटल कितने हो गए? 60। ये भी कितने हो गया? 180। टोटल दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 360। मेंस में ये पेपर कितने का होता था? 390, ठीक है ना। और कंप्यूटर क्वालिफाइंग था वहां, लेकिन यहां कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ेंगे आपके। और वैसे क्वालिफाइंग लेवल रखता है, लेकिन आपके देखो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। कंप्यूटर भी हम पढ़वाना शुरू कर रहे हैं 17 तारीख से, ठीक है ना। और ये 15 गुणा 3 कर दो तो 45 नंबर इसके हो गए। इसमें क्या होता है कि 20 मिनट आपको कैंडिडेट को चाहिए होते हैं एलिजिबल होने के लिए, तो 20 मिनट में आपको पैराग्राफ 8.1 8.2 के अकॉर्डिंग टाइप करना होता है। पैराग्राफ 8.1 8.2 में मेंशन रख रखा है सारी चीजें। अब देखो सेशन 2 में क्या होगा, जैसे कोई बंदा अच्छी मार्क्स लेके आता है, अच्छे मार्क्स मतलब डीईओ के लिए लगभग आपको 75 से ऊपर परसेंट मार्क्स चाहिए। मतलब 75 से ऊपर मतलब आपको लगभग 150 या 360 में से कितने मानोगे आप? 18 और कितने हो गए? 6 270 ना, है ना। हाँ 270, ये मान लो 270 75 प्लस ही आपको मार्क्स चाहिए डीईओ के लिए। मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर्स में सबसे ऊंची पद होती है, डेजिग्नेशन होती है, इसकी कट ऑफ अलग निकलती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की थोड़ी हाई जाती है कट ऑफ, नॉर्मल कट ऑफ से ऊपर जाती है। इसमें इसके लिए फिर आपको एक टाइपिंग देने पड़ेंगे। 2 टेस्ट होंगे आपके,
ये एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और एक टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएसए के लिए। इसमें पहले 2 पोस्ट और चलती थी, नीचे लिख रहा है देखो पीए और एसए लिख रहा है ना, यश सोनी के नीचे पोस्टल असिस्टेंट, ये हिंडौन में लगा हुआ है इस समय, हिंडौन में पोस्टेड हुआ है अभी। तो पोस्टल असिस्टेंट और सेक्शनल असिस्टेंट है ये। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों पोस्ट हटा दिए यहाँ से और सीएचएसएल में हटा के से किसके में ले गए, सीजीएल में। और 14,000 वैकेंसीज थी इसकी टोटल दोनों की, तो वो सारी की सारी किस्में मिला दी सीजीएल में। तो तभी जाके सीजीएल की वैकेंसीज कितनी होगी, लगभग 37,000, समझ रहे हो। और वो वैकेंसी यहाँ से हट गई तो यहाँ का तो वैक्यूम हो गया ना, यहाँ से तो खाली हो गई ना वो वैकेंसी। अब देखो, अब बात करते हैं इसमें एलडीसी और जेएसए, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग का अलग रहेगा सिस्टम। इसको 15 मिनट मिलेंगे, इसको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। इसको 20 मिनट मिलेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जो मतलब पीएच होता है उसके लिए, और उसमें 15 मिनट मिलेंगे। 8.1 8.2 में ये मेंशन है। अब ये जब आपका पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद देख लो आप, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका डेस्क्रिप्टिव लगभग हटा दिया है। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। पता है बच्चों को क्या करना होता था, खूब बड़ा डेस्क्रिप्टिव लिखते, तैयारी करते, लेकिन फिर वहां जाकर के डेस्क्रिप्टिव लिख के आते तो फाइनली क्या होता कि यार लिख के तो खूब आए 100 नंबर का, लेकिन नंबर मिले 60 70 65 मिलते ही नहीं थे। अब ऑब्जेक्टिव में तो आपने जो लिख दिया वही है, आपने जो गोला लगा दिया, जो टिक लगा दिया वही आंसर सही है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, राइट है रॉन्ग है, यस और नो। तो ये अपन को एक बेनिफिट मिल गया प्लस में। अब इसकी जो बारे में पूरी जानकारी है, कंप्लीट जानकारी, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं। अब देखो सिलेबस के बारे में, देखो सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूं। देखो सिलेबस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिव मिसस्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग्स को वही होता है मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना, idioms and phrases, one word substitutions, improvement of sentence, active and passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentences, वो parajumbling जिसे कहते हैं PQRS, shuffling of sentences in a passage में जमाना, close test करना, और comprehension passage करना, passage को समझना, है ना। ये जनरल इंटेलिजेंस का है, इसमें पूरे की पूरे वही हैं। देखो सिमेंटिक्स के आधार पर एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स नया टॉपिक डाला है, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, बैंड डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच टू होल पैटर्न, ये नॉन वर्बल आ गई। फिर नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, ये सब ये नॉन किस में आ गई, नॉन वर्बल में। ये कोडिंग डिकोडिंग वर्बल आ गया, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस फिर वर्बल आ गया। ये पूरी रीजनिंग है और ये पूरी मैथ है। देखो इसमें नंबर सिस्टम आएगा पूरा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है पूरा, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। एलजेब्रा पूरा दे दिया, एलजेब्रा में बेसिक एलजेब्रा, आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूरी आपको पढ़नी है। ज्योमेट्री आपको पूरी पढ़नी है, मेंसुरेशन आपको पूरा पढ़ना है, ट्रिगोना पूरी पढ़नी है, स्टैटिक चार्ट आपको पूरे पढ़ने हैं, ये सारा पढ़ाएंगे सर। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहले प्री में ध्यान देते थे, अब मैं जनरल अवेयरनेस के 2 टीचर उतारूंगा, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के 2 टीचर उतारूंगा, तो जनरल अवेयरनेस आप 2 टीचर्स से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा जनरल अवेयरनेस निकल के आएगा आपका, ठीक है ना। और कंप्यूटर की लगी रही है। अब देखो ये बार अगर देखा जाए ना तो सीएचएसएल में हम लोग क्या करते थे, सीजीएल में बैठा करके सीएचएसएल को पढ़ा देते थे। थोड़ा सा अब हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटरों के लिए अलग तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो अगले महीने से जो भी बैच शुरू होंगे वो थोड़ा बड़े हुए फीस पे ही होंगे 100%, क्योंकि इसमें टीचर बढ़ गए और टीचर बढ़ते ही आपको पता फीस बढ़ जाती है, क्योंकि एक टीचर का पेमेंट फिर अलग ऐड हो जाता है। तो इस बैच की जो फीस है वो वैसी की वैसी रहेगी, जैसे हमने पहले मिशन बैच में भी कहा था कि आपकी जो फीस है वो क्यों ही रहेगी, अगले बैच में बढ़ेगी। तो भाई आप है ना, मैंने लड़कियों के लिए जैसे कोई कंबाइंड क्लास लगे ना तो कम से कम 2 रोज तो खाली रखा करो पूरी, ठीक है ना। तो अब ये एक बार समझने की, क्योंकि मैं अलग अलग क्लास में इसको जाके बताता, समझो, तो सभी क्लासों में टाइम खराब होता। अब अपन एक ही क्लास में इसको समझ सकते हैं, तो इसमें सबका टाइम बच जाएगा। अब देखिए साइंस नहीं है, साइंस का नहीं है एवरेज, साइंस का कोई रोल नहीं है। देखो साइंस कितना सा है, सुनो ये दे रखा
ये रहा। और इसमें पता है क्या आएंगे, आईएनएस, अभी अभी नया बना वो आईएनएस बना, इसके अलावा जो नई नई साइंस के टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उनके बारे में आएगा। वो बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आएगी, अभी भी दिमाग में सेट रखो, नहीं आएगी। अब तुम पढ़ते चलो, देखो क्या क्या दे रखा है, हिस्ट्री, पूरी कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, खोज, वैज्ञानिक खोज, ना कि इसमें जूलॉजी, बॉटनी दे रखी है। आगे देखो, इसके बाद अपन देखें मैथ। अब ये इंडिकेटिव सिलेबस फॉर टीयर सेकंड के लिए है। टीयर सेकंड के लिए लगभग सेम सिलेबस इसका है, सेम मैथ का। देखो मैथ के बाद देखते हैं अपन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसमें भी थे ना। अब देखो ये पूरा की पूरा रीजनिंग आ गया, ये पूरा की पूरा इंग्लिश आ गया कंप्लीट, और ये आपका मॉड्यूल सेकंड में ये आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी। कि सर मेन में तो साइंस होगी, तो मेन में भी साइंस नहीं है, केवल साइंटिफिक रिसर्च है। तो साइंस पर मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि बच्चे साइंस को क्यों फोकस करते हैं। मैं सर से कह के साइंटिफिक रिसर्च चालू करवा दूंगा, साइंटिफिक रिसर्च पर आप फोकस करें। लेकिन हमारा स्टूडेंट, उसको सिलेबस से मतलब नहीं होता, उसको जनरल करना होता है। तो जनरल नहीं करोगे और केवल एक ओरिएंटेड पढ़ोगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा। बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप लंबा, और बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी नहीं दिखा तो कितना दुख होगा। मान लो आपने नॉर्मली 60 घंटे आपने बायोलॉजी पढ़ी, राइट, 60 घंटे बायोलॉजी पढ़ी, 60 घंटे बायोलॉजी में आपने एक भी क्वेश्चन वहां पर बायोलॉजी का नहीं पाया, तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं सर से कह के साइंटिफिक रिसर्च करवा दूंगा। सर साइंटिफिक रिसर्च पर ज्यादा मेहनत करवाएंगे, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा, है ना। और वो नहीं आती आजकल, ओल्ड साइंस खत्म कर दी है, जीके का भी पैटर्न बदल दिया है, स्टैटिक जीके आने लगी है। स्टैटिक जीके पर विशेष फोकस करो, बजाय ओल्ड हिस्ट्री पढ़ने के स्टैटिक जीके पढ़ो। स्टैटिक जीके, अब मैं बदलाव लाना चाहता हूं, लेकिन गंगापुर का स्टूडेंट बदलाव लाना नहीं चाहता, वो वैसा की वैसी पढ़ना चाहता है। साहब वो मोहनजोदड़ो तो पढ़ाया नहीं आपने, सर वो पूरा पाषाण काल वो कहाँ मतलब उसमें आएगा, कैसे आएगा। तो जब तक आप उन नहीं पढ़ते रहोगे ना, तो ये पूरा पाषाण ही बनते रहोगे। क्वेश्चन नहीं होंगे जीके के 25 में से कोई भी आपसे, उधर मेंस में नहीं होंगे। अब तो पहले 25 से चलो यहां से फ्री होकर के बच्चे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में स्कोर करके निकल जाते थे कि चलो 20-20 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग में कर लिए, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में, 60 ही हो गए। 10 क्वेश्चन जीके में टपोर लिए, और 70 क्वेश्चन से साफ निकल गया बच्चे का। अब मेंस है ना, मेंस में तो जीके फिर पीछे खा रही है। तो अब उधर कैसे निकालोगे? उधर के लिए एक सिस्टम बना लो कि भैया जीके में मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़वाऊंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कोचिंग से ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन निकले। भाई मेरी टीम तो जा ही रही है ना आपके साथ, साइंस वाले सर भी आ रहे हैं आपकी क्लास में, जीके वाले सर भी आ रहे हैं, इंग्लिश वाला भी आ रहा है, मैथ वाले भी आ रहे हैं, और रीजनिंग वाले भी आ रहे हैं। ये सारे टीचर्स आपकी क्लास में आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा ना कि हर टीचर वही चीज पढ़ावे जो आपको सिलेक्शन में काम करे। मैं जो पढ़ाता हूं इंग्लिश में, बताओ क्या मैं आपको इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन नहीं पढ़ाता? क्या मैं एरर डिटेक्शन नहीं पढ़ाता? क्या मैं ब्लैंक स्पेस नहीं पढ़ाता? क्या मैं हेमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह वगैरह, विलोम वगैरह नहीं पढ़ाता? सारी चीजें आपको क्लास में वही पढ़ाता हूं जो आता है एग्जाम में। लेकिन इंग्लिश वीक है, ये भी मैं जानता हूं कि आप लोगों को टाइम लगता है इसमें। कंप्यूटर में देखो, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, पूरा फंडामेंटल नॉलेज पढ़नी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी है, कंप्यूटर की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, सॉफ्टवेयर आपको पूरा पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पूरा पढ़ना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है ना। अभी मैंने इसकी वीडियोस डाल दूंगा, हमारे यहाँ सर पढ़ाने आ चुके थे, तो वीडियोस डाल दूंगा, तो तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। पेपर फरवरी में होगा, पहले मार्च अप्रैल का था, अब फरवरी में होगा। फरवरी में चालू हो जाएगा लास्ट में, और मार्च में पूरे में चलेगा लगभग पेपर सीएचएसएल का। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे एसएससी का 1 तारीख से चालू हुआ, 13 तारीख तक चले, 13 दिन, तो अपने फरवरी के लास्ट में चालू होंगे और अपने मार्च के बीच तक में चलेंगे, खूब चलेंगे पेपर तो अपने। अब देखो इसमें ये आपने सिलेबस को समझा अच्छे से। इसके बाद एक विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी फोटो लगाओ फॉर्म में, जब आप फोटो लगाओ तो फोटो में चश्मा पहन करके फोटो न खिंचवाना। दिमाग में सेट रखना कि जब भी फॉर्म भरना चालू हो गए कल से, ठीक है ना, फॉर्म चालू हो गए, 6 तारीख कब है? कल से। 6 तारीख कल थी ना, तो आप कल से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं सीएचएसएल के। जिनकी एज 18 है और 12वीं क्लास पास है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं?
CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई अभी कर दो, लास्ट में वेबसाइट हैंग हो जाती है, सर्वर कमजोर का काम करता है, दिक्कत आती है। आप अभी फॉर्म भर देना। फोटो बिना चश्मे के खिंचवाना, ये अभी भी ध्यान रखना कि चश्मा पहन करके फोटो नहीं खिंचवानी है, ये दिमाग में सेट रखना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें नीचे दे रखा होता है, इसमें पूरी PDF में खोल के दे देता हूं, आपको बता देता हूं। नीचे दे रखी होती है कि फोटो जब फॉर्म भरना है तो फोटो किस तरीके से खिंचवानी है, इसमें होता है। ये देखिए, एक बार इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन, ऑफलाइन का तो 4/1/2023 है, मतलब जो ऑफलाइन आप डाल सकते हो, मतलब कुल मिलाकर के 6 तारीख से चालू है, और आप तो ये मान लो या इसी महीने में और इसी साल में भर देना है। फिर अपन इसका देखें, एग्जाम का डेट दे रखा है फरवरी मार्च 2023, और टू बी नोटिस लेटर जो मेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सेकंड वाला, टीयर सेकंड, उसको आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है ना। पे स्केल इसमें अच्छा होता है, LDC के लिए अलग होता है, JSA के लिए अलग, JSA और LDC का एक होता है, और DEO का अलग होता है। देखो इसका क्या बताया है, पे ग्रेड 19,900 से 63,200, और इसका क्या बताया है कि 25,500 से 81,100, ठीक है ना। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, ये ग्रेड A की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना। और टेंटेटिव वैकेंसी जो है इसकी, और भी इसमें कुछ इंक्लूड करे बाद में, वो अलग बात है, ठीक है ना। इसमें ये बता रखा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भाई कि सुटेबिलिटी कैटेगरी, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं, SSTW वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अभी तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं। देखिए फोटोज का मैं बता देता हूं, लास्ट में होता है, ये देखो कि आपको ये फोटो एक्सेप्टेड होगी, इसमें ना डेट है ना कुछ है। अगर आप इस तरह की धुंधली फोटो डालते हो तो वो भी बेकार है, इस तरह की डालते हो या फिर कोई स्टाइलिश फोटो डालते हो वो भी गलत है। कोई इस तरह का फिगर्ड खराब हो गया हो, ज़्यादा डार्क है, गोगल्स चश्मे के साथ आप डालते हो तो वो भी गलत है। आप चश्मे से पहन के कोई सा भी चश्मा नहीं पहनोगे, ये स्पेक्टिकल्स भी नहीं पहनोगे, आपके चश्मा लग रहा हो भले ही फिर भी नहीं पहनोगे। बता दिया था मैंने आपको, इस तरह से कोई भी स्टाइलिश फोटो नहीं चलेगी, बिल्कुल फ्रंट, मतलब फेस फ्रंट लुकिंग होगा, मतलब आंख डिटेक्ट होती है। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड होता है ना एग्जाम, तो आंखों का डिटेक्शन होता है, इसलिए सीधी नजर रख करके फोटो खिंचवानी है, और चश्मा नहीं पहनना। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि 4 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, चारों आज इन्हीं में नाम होता, चारों का टॉप बच्चे थे वो। शिवानी, ये जो शिवानी है, एक सृष्टि वर्मा है ना, अंकित शर्मा है, इनके चारों के नाम होते, चारों रिजेक्टेड हो गए फॉर्म, चारों रिजेक्ट हो गए। SSC CHSL का दोबारा भरेंगे फॉर्म, 1.5 साल इंतजार करना पड़ा है उसे दोबारा, केवल एक फोटो की वजह से। तो फोटो गलत नहीं डालनी है, फोटो बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है ना। ये आपका पूरा फॉर्म है, मतलब कि किस तरीके से फोटो नहीं डालनी है, छोटी सी करके भी नहीं डालनी है। तो ये एक पैटर्न दिया है आपको। बाकी का सिग्नेचर आपको प्रॉपर देख लेना, वो तो ई-मित्र वाले से भरना, खुद मत भरना, क्योंकि इसमें क्या फोन से भी भरा जा सकता है। कई बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, मैं भरूँ तेरा फॉर्म, कि रहने मत भरे तो मेरा फॉर्म, मैं तो ई-मित्र से भरवा लूंगा। ई-मित्र से भरवाना फॉर्म, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई, सारी चीजें अच्छे से आप लोगों को प्रॉपर ढंग से सिलेबस समझ में आ गया, वैकेंसी समझ में आ गई। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं, चलो एक बार समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें वैकेंसी जाननी है, कितनी तरह की वैकेंसी है, बोलो। DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाईएस्ट रैंक। अगली कौन सी है, LDC या JSA, जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट और लोअर डिविजनल क्लर्क। अच्छा, इसकी जो पे स्केल है वो ज्यादा अच्छी होती है, इसकी पे स्केल थोड़ी कम होती है। अच्छा, इसके बाद अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 30% तो पेपर 1 में लेके आने हैं। किसको, जनरल को। तो सभी यूं मान लो कि आपको लगभग 70-80 नंबर तो कम से कम लेके आने हैं ही क्वालिफाइंग के लिए। टीयर सेकंड, अब पहले जो पेपर 1 के नंबर है ना, आगे कैरी फॉरवर्ड होते थे, अब नहीं होंगे, अब क्वालिफाइंग खत्म। टीयर 2 का ही खेल चलेगा। टीयर 2 का खेल देखिए, TIER टीयर 2। टीयर सेकंड में आप लोगों का क्या क्या है, इसमें आपके एक सेशन नंबर 1 है और एक है आपका सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2, चलो बताओ सेशन नंबर 1 में कितने मॉड्यूल आ रहे हैं,
2 मॉड्यूल नहीं है, 4 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। अब सभी मॉड्यूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट है, राइट ना। एक में आपका मैथ है तो एक में आपका रीजनिंग है, एक में आपका इंग्लिश है तो एक में आपका जीए है। अब जीए है तो मतलब आपको क्या करना है समझना, जीए है तो आपको क्या करना है कि मैथ में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे 30, रीजनिंग में कितने मिलेंगे 30, इंग्लिश में कितने मिलेंगे 40 और जीए में कितने मिलेंगे 20। समझ गए मेरी बात। और इन सबके मार्क्स कितने कितने होंगे 3, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए 360। आपका जो सेशन 2 है इसमें आपका लगेगा कंप्यूटर, नहीं इसी में एक और एग्जाम है, इसमें एक और एग्जाम है मॉड्यूल 5। इसमें जो एग्जाम है वो है कंप्यूटर का। किसका? कंप्यूटर का। कितने क्वेश्चन आएंगे 15। 15 का क्या होगा 3 गुना 15 × 45। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड या इसके ऐड नहीं होंगे। फिर सेशन 2 टाइपिंग है। क्या है? टाइपिंग। टाइपिंग की स्पीड और सेक्शन दोनों के लिए अलग अलग है। पहला कौन सा है? डेटा एंट्री ऑपरेटर। दूसरा कौन सा है? एलडीसी और जेएसए। समझ में आया मेरी बात? तो इनका टाइपिंग सेटअप अलग है। तो अपन को क्या करना है, अपन को पहले प्री पर विशेष फोकस करना है, लेकिन पढ़ना मेन के हिसाब से है, ठीक है ना। आप मेन पढ़ो, प्री अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि मेन का रास्ता, वो प्री का रास्ता मेन से होकर निकलता है। ये यूं कह दो कि मेन का रास्ता प्री से होकर निकलता है। तो आप तो मेन पढ़ो आराम से, मेन की तैयारी करो, प्री अपने आप निकल जाएगा। तो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक पैटर्न आया है, बिल्कुल अलग टाइप का पैटर्न आया है, सीजीएल पैटर्न है। सिलेबस लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा बढ़ावा हुआ है। जैसे कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। पहले सीएचएसएल में कंप्यूटर नहीं था ना, सीएचएसएल में कंप्यूटर। और अभी भी देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं कि नई जो शिक्षा नीति आएगी 2023 में, उसमें रेलवे के बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, भविष्य में अगर कोई यूं सोच रहा हो कि रेलवे की तैयारी कर ले, तो रेलवे में भी उसको इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ने पड़ेंगे, ये तय मानना बिल्कुल। और एलडीसी की जो वैकेंसी आएगी, एलडीसी में भी सिलेबस में कंप्यूटर अपडेट होकर आएगा। जो किसकी? राजस्थान वाली एलडीसी। तो बाकी की जानकारी मैं आपको और थोड़ा थोड़ा करके क्लासेस में देता रहूंगा। बस इतना ही। थैंक यू।